सभी को नमस्कार। आज हम अपनी DSC 7 की प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे, जिसमें हमने अपने भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय और आधुनिक भाषाओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। आज के विषय में हम DSC 9 इकाई 1 का केवल भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय का पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हम वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संगम साहित्य, तमिल भाषा को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारे जितने भी नोट्स बनते हैं यह हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर इंस्टाग्राम हैंडल चैनल है, वहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। आप वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय में वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। आरण्यक क्या होते हैं? जो कर्म कांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना करते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में कर्म कांड की विवेचना करते हैं। और संहिताएं हमारी मंत्र भाग होते हैं। एवं जो उपनिषद होते हैं वो परमेश्वर ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन करते हैं हमारे उपनिषद। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपनिषद, आरण्यक, इनकी भाषा संस्कृत है, जिसे अपनी अलग पहचान के अनुसार वैदिक संस्कृत कहा जाता है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद ही मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिता के अलावा हर एक में टीका अथवा भाष्य के 3 स्तर होते हैं। कुल मिलाकर जो हमारे स्तर होते हैं वो है हमारी संहिता, जो मंत्र भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गद्य की कर्मकांड की विवेचना होती है, और आरण्यक में कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना होती है, और उपनिषद में जो दार्शनिक ज्ञानपूर्वक वर्णन होता है हमारे परमेश्वर का, ब्रह्मा का, आत्मा के स्वभाव संबंध का, वह है। जब हम 4 वेदों की बात करते हैं, वैदिक साहित्य है मतलब वेद और एक प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें हमारा वेदों के बारे में बात की जाएगी। जब हम 4 वेदों की बात करते हैं तो उसमें संहिता भाग का ही अर्थ लिया जाता है। उपनिषद ऋषियों की विवेचना, ब्राह्मण अर्थ आदि मंत्र भाग संहिता के सहायक ग्रंथ समझे जाते हैं। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। जो वैदिक साहित्य है वो निम्न भागों में बटा है, जो हमारे 4 वेद हैं। संक्षिप्त रूप से उसी का साहित्य जो परिचय है पढ़ने से ही वैदिक साहित्य पूर्ण रूप से हो पाएगा। तो पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10,627 मंत्र हैं और 1,028 सूक्त हैं। ये 10 मंडलों में विभक्त हैं। सूक्तों में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। ये बड़ी भव्य, उदात्त और काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रवणता और प्रतिभा की ऊंची उड़ान मिलती है। उषा आदि कई देवताओं के वर्णन बड़े हृदयग्राही हैं। पाश्चात्य विद्वान, जो हमारे पाश्चात्य और भारतीय विद्वान हैं, हमने अपने भाषा विज्ञान जो
थर्ड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स में DSc 9 लगा हुआ है, उसमें हमने भाषा विज्ञान में पढ़ा पाश्चात्य और भारतीय विद्वान। तो जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने ऋग्वेद की संहिता को सबसे प्राचीन माना है। उनका विचार है कि इसके अधिकांश सूक्तों की रचना पंजाब में हुई। उस समय आर्य अफ़गानिस्तान से गंगा यमुना तक के प्रदेशों में फैले हुए थे। उनके मत में ऋग्वेद में कुब्भा, काबुल, सुवास्तु, क्रमु मतलब कुर्रम, गोमती गोमल, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती तथा पंजाब की 5 नदियाँ जो कि हमारी सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम का उल्लेख मिलता है। यह था हमारा ऋग्वेद। अब हम पढ़ेंगे अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ विषयक मंत्रों का संग्रह होता है। जिस प्रकार से ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह होता था, इसमें हमारे यज्ञ विषयक मंत्रों का संग्रह है। इनका प्रयोग यज्ञ के समय अष्टवायु नामक पुरोहित किया करते थे। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं तथा 1975 मंत्र निहित हैं। पाश्चात्य विद्वान इसे ऋग्वेद से काफ़ी समय बाद का मानते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का कार्य क्षेत्र पंजाब है। इसमें कुरु पांचाल, कुरु सतलुज यमुना का मध्यवर्ती भूभाग वर्तमान अम्बाला मतलब आज के समय में अम्बाला डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। इसी समय से गंगा यमुना का प्रदेश आर्य सभ्यता का केंद्र हो गया। ऋग्वेद का धर्म उपासना प्रधान था, किंतु यजुर्वेद के 2 भेद हैं, कृष्ण यजुष और शुक्ल यजुष। पहले में जो कृष्ण यजुष है उसमें केवल मंत्रों का संग्रह है, और जो दूसरा है शुक्ल यजुष उसमें छंद बोध मंत्रों का गद्यात्मक भाग है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद इसमें गै मंत्रों का संग्रह है। इसमें हम अपने संगीत का संग्रह रखते हैं, संगीत के मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता था उसे बुलाने के लिए उदानता उचित स्वर में उस देवता की स्तुति का मंत्र गाया जाता था। इस गायन को साम कहते थे। समस्त सामवेद में ऋचाएँ ही हैं। इनकी संख्या 1875 है। इनमें से केवल 75 ही नहीं है, बाकी सब ऋग्वेद से ही ली गई है। भारतीय संगीत का मूल सामवेद में उपलब्ध होता है। चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का यज्ञों से बहुत कम संबंध है। इसमें जो जादू टोना है उसकी बात की जाती थी। अथर्ववेद का यज्ञों से बहुत कम संबंध है। इसमें आयुर्वेद संबंधी सामग्री अधिक है। इसका प्रतिपाद्य विषय विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, ज्वर, पीलिया, सर्पदंश, विष प्रभाव को दूर करने के मंत्र, सूर्य की स्वास्थ्य शक्ति, रोगोत्पादक कीटाणुओं के शमन आदि का वर्णन है। इस वेद में यज्ञ करने के लाभ को तथा यज्ञ से पर्यावरण की रक्षा का भी वर्णन है। वे इसमें आर्य और अनार्य धार्मिक विचारों का सम्मिश्रण देखते थे। वस्तुतः इसमें राजनीति तथा समाज शास्त्र के अनेक ऊंचे सिद्धांत हैं। इसमें 20 कांड, 34 प्रपाठक, 111 अनुवाक, 731 सूक्त तथा 5977 मंत्र हैं। इनमें 1200 के लगभग मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऊपर कहे गए चारों संहिताएं, जो चारों संहिता हैं, पहले एक ही जगह थी। वेद व्यास जी ने इसे यज्ञ सिद्धि के लिए 4 भागों में विभाजन किया था। अब कुछ हमारा इसमें वैदिक साहित्य में वेदांग आता है। वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वैदिक साहित्य में 4 वेद और 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग क्यों बनाए गए? वेदों से ही ये वेदांग मतलब वेदों का अंग निकला है, तो वेदांग बनाए गए।
काफ़ी समय बीतने के बाद वैदिक साहित्य जटिल एवं कठिन प्रतीत होने लगा। तो उस समय वेद के अर्थ तथा विषयों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनेक सूत्र ग्रंथ लिखे जाने लगे, इसलिए उन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग हमारे 6 हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। हमारे 6 प्रकार के वेदांग हैं। पहला हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा उन ग्रंथों को शिक्षा कहते हैं जिनकी सहायता से वेद मंत्रों के उच्चारण का शुद्ध ज्ञान होता था। वेद पाठ में स्वरों का विशेष महत्व था। इनकी शिक्षा के लिए पृथक वेदांग बनाया गया। इनमें शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेद की नारद शिक्षा और पाणिनि की पाणिनीय शिक्षा मुख्य है। अगला हमारा छंद। वैदिक मंत्र छंदोविद है। छंदों का बिना ठीक ज्ञान प्राप्त किए वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता, अतः छंदों की विस्तृत विवेचना आवश्यक समझी गई। शौनक मुनि के ऋक् प्रतिशाख्य में, सांख्यान श्रोत सूत्र में तथा सामवेद से संबंध निदान सूत्र में इस शास्त्र का व्यवस्थित वर्णन है। अगला जो वेद का अंग है वो है हमारा तीसरा व्याकरण। इस अंग का उद्देश्य संधि, शब्द रूप, धातु रूप तथा इनकी निर्माण पद्धति का ज्ञान कराना था। इस समय व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं, किंतु व्याकरण का विचार ब्राह्मण ग्रंथों के समय से शुरू हो गया था। पाणिनि से पहले गार्ग्य, सफोटायन, भारद्वाज आदि व्याकरण के अनेक महान आचार्य हो चुके थे। इन सबके ग्रंथ अब लुप्त हो चुके हैं। अगला जो चौथा वेद का अंग है वो हमारा आता है निरुक्त। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखाई जाती है। प्राचीन काल में वेद के कठिन शब्दों की क्रमबद्ध तालिका और कोश निघंटु कहलाते थे। इसका समय 800 ईस्वी पूर्व के लगभग है। अगला हमारा कल्प माना जाता है वेदांग। कल्प वेद के 6 अंग वेदांगों में से एक वह अंग है जो कर्म कांडों का विवरण देता था। आरण्यक में कर्म कांडों की विवेचना होती थी, तो ये कर्म कांडों का विवरण देता है। अनेक वैदिक ऐतिहासिकों के मत से कल्प ग्रंथ या कल्प सूत्र 6 वेदांगों में प्राचीनतम और वैदिक साहित्य के अधिक निकट है। वेदांगों में कल्प का विशिष्ट महत्व है। जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञ जैसे विषय विहित हैं, मतलब वो सभी कल्प से ही हैं। अगला जो छठा एवं अंतिम वेदांग है, वेद का अंग, वो है हमारा ज्योतिष। वैदिक युग में यह धारणा थी कि वेदों का उद्देश्य यज्ञों का प्रतिपादन है। यज्ञ उचित काल और मुहूर्त में किए जाने से ही फलदायक होते हैं, अतः काल ज्ञान के लिए ज्योतिष का ज्ञान अत्यावश्यक माना गया। इसका प्राचीनतम ग्रंथ लगधमुनि रचित वेदांग ज्योतिष पंचसंवत अमेय इत्यादि 44 श्लोकात्मक है, मतलब इसमें 40 श्लोक हैं। नेपाल में इस ग्रंथ के आधार पर बना वैदिक तिथि पत्रम व्यवहार में लाया गया। जो वैदिक तिथि पत्र है, कैलेंडर कहते हैं जिसे, वो चलता है नेपाल में। ये सारा हमारा वेद और वेदांग मिलके हमारा वैदिक साहित्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम आगे कक्षा को बढ़ाते हुए लौकिक साहित्य की चर्चा करेंगे। लौकिक साहित्य, लोक मतलब लोगों का साहित्य। इसमें लौकिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जो लोक संवेदना से बना भी और उसे लोकों द्वारा पोषित किया गया। लोक साहित्य में अति सामान्य लोक जीवन की झलकियाँ मिलती हैं।
इसके संरक्षण का दायित्व लोक द्वारा ही निभाया जाता है। लोक साहित्य के मूल में देश भाषा थी और इसी ने वास्तव में साहित्य की धरा को उर्वर बनाया। लौकिक साहित्य में दरबारी साहित्य की तरह अलंकारिकता व अविभाज्य शैली का प्रयोग नहीं होता था। सरल व साधारण जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन मिलता है। मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से बड़ी मात्रा में लौकिक साहित्य की रचना हुई। संदेश शासक के रचनाकार अब्दुर्रहमान मुल्तान के ही थे। इसी तरह ढोल मारूरा दोहा के कवि कुशल लाभ राजस्थान के रहने वाले थे। अमीर खुसरो भी दिल्ली के रहने वाले थे और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता अवध के रहने वाले थे। इस पूरे एक पृष्ठ पर हमारा वैदिक लौकिक साहित्य समाप्त होता है। आगे हम संस्कृत साहित्य संस्कृत को जानेंगे। संस्कृत साहित्य में मोटे तौर पर संस्कृत भाषा का सारा इतिहास साहित्य शामिल है। इसमें वैदिक संस्कृत के रूप में जानी जाने वाली प्रोटो इंडो आर्यन भाषा के सबसे पुराने सत्यापित वंशज शास्त्रीय संस्कृत के ग्रंथों के साथ साथ संस्कृत के कुछ मिश्रित और गैर मानक रूपों में रचित ग्रंथ शामिल हैं। पुरानी भाषा में साहित्य लगभग 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना से शुरू होता है। इसके बाद छठी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास व्याकरणविद पाणिनि के समय तक अन्य वैदिक रचनाएं होती हैं। वैदिक संस्कृत वैदिक धर्म के व्यापक साहित्यिक कार्यों की भाषा है, जबकि शास्त्रीय संस्कृत प्रमुख भारतीय धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े कई प्रमुख ग्रंथों की भाषा है। संस्कृत साहित्य विशाल है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, कविता के विभिन्न रूप जैसे महाकाव्य और गीत, नाटक और कथा गद्य शामिल हैं। इसमें धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी विज्ञान और कला को कवर करने वाले महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं। इनमें से कुछ विषयों में शामिल है प्रथा, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, अंकगणित, ज्यामिति, संगीत, नृत्य, नाटक, कामुकता एवं भविष्यवाणी आदि। ये इस प्रकार से हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो पूर्ण होता है। आगे चर्चा करते हुए अब हमारी केवल पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं संगम साहित्य तमिल भाषा रहता है। तो पाली साहित्य को हम शुरू करते हैं। पाली शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने अलग शब्द से मानी है, पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम अर्थात गांव। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल अर्थात पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संघर्ष में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। बौद्ध धर्म में संबंधित ये तीनों ग्रंथ पाली में हैं। ये 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है: सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अविधम पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: खुद्दक निकाय, दिग्घ निकाय, मुनिझम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुतर निकाय। विनय पिटक में संघ संचालन के लिए दिए गए शिक्षाओं का संकलन है। इसमें विनय पिटक में निम्न ग्रंथ आते हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य,
पराजिक एवं परिवार। और अभिधम्म पिटक, इसके अंतर्गत भी हमारे 5 ग्रंथ आते हैं। अट्ठकथा साहित्य, विशुद्धिमग्ग, कच्चायन व्याकरण, मोग्गलान व्याकरण एवं सद्यनीति व्याकरण। पाली हमारा एक पृष्ठ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम प्राकृत साहित्य को पढ़ते हैं। प्राकृत। आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत शब्द का प्रयोग 2 अवधारणाओं के संदर्भ में किया। पहला, प्राकृत भाषाएं निकट संबंधी साहित्यिक भाषाओं का एक समूह है। प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक भाषाओं में से एक जिसका प्रयोग अकेले ही संपूर्ण कविताओं की प्राथमिक भाषा के रूप में किया जाता था। प्राकृत स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। यह पुजारी भिक्षु जैन धर्म से संबंधित है। विश्व की 12 भाषा परिवारों में प्राकृत भाषा का संबंध भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय परिवार से है। इसके अंतर्गत भी 8 उपभाषाएं हैं, जिसमें प्राकृत का संबंध भारतीय आर्य परिवार से है। कतिपय आधुनिक विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते हैं। प्राकृत भाषा का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने भिन्न ढंग से किया है। वरुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी एवं शोरशैनी। इस प्रकार से प्राकृत हमारी महाराष्ट्र प्राकृत भाषा, पैशाची प्राकृत, मागधी प्राकृत एवं शोरशैनी प्राकृत बनती है। इस प्रकार से हम आगे चर्चा करते हुए अपभ्रंश की ओर बढ़ते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। पतंजलि आदि विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है, परंतु भरतमुनि का नाट्य शास्त्र प्रथम ऐसी रचना है जिसमें अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है। आधुनिक अर्थ में वह अभीरों की बोली को, जिसमें ऊ का प्रयोग बहुत आयत, मतलब जो अभीरों की बोली है उसमें ऊ का प्रयोग बहुत आयत, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, अपभ्रंश कहा गया है। उस स्थान पर अपभ्रंश के समक्ष शब्द विभक्त का प्रयोग है। अपभ्रंश भाषा का ढांचा लगभग वही है जिसका विवरण हेमचंद्र के सिद्ध हेम शब्द अनुशासनम के 8वें अध्याय के 4th पद में मिलता है। ध्वनि परिवर्तन की जिन प्रवृत्तियों के द्वारा संस्कृत शब्दों में तद्भव रूप प्राकृत में प्रचलित थे। अब आता है हमारा अंतिम जो टॉपिक है आज का, संगम साहित्य तमिल भाषा। संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है। इसकी रचना और संग्रहण पांच्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान हुई। संपूर्ण संगम साहित्य में 473 कवियों की 2382 रचनाएं हैं। इन कवियों में से 102 अनाम कवि हैं। यह साहित्यिक प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है।
दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के लिए संगम साहित्य की उपयोगिता अनन्य है। इस साहित्य में उस समय के तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है। तीन राजवंश कौन थे उस समय के? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य के अलावा एक रचना तोलकप्पियम भी है। इस रचना का विषय व्याकरण और काव्य है। इसके अतिरिक्त शिलापदिकारम तथा मणिमेकल्लई नामक दो महाकाव्य हैं, जिसकी रचना लगभग 6वीं ईस्वी में की गई। पहला काव्य तमिल साहित्य का सर्वोत्तम रत्न माना गया और प्रेम गाथा को लेकर इसकी रचना हुई। दूसरा महाकाव्य मदुरै के अनाज व्यापारी ने लिखा था। इस प्रकार से हमारी जो आज की कक्षा है भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय वो पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम भारतीय साहित्य DSC 7 का ही जो पूर्ण रूप से अगर पाठ को इस यूनिट को समाप्त करने में हमारा एक टॉपिक बचा है, इसमें हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, जिसमें कुल 14 भाषाएं हैं जिसका परिचय हमने करना है। तो अगली कक्षा में हमारा जो DSC 7 की फर्स्ट यूनिट है, पहली इकाई, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तो आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। DSC 7 इकाई 1 का एक अंश हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। धन्यवाद।